नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 17 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के लगाचल्ला गांव के किसानों को गिरफ्तार करने के वाक़े के खिलाफ अलामती तौर पर अपने हाथों में हथकड़ियाँ और सियाह शर्ट्स पहनकर रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के लीडरान असम्बली और कौंसिल पहुँचे। असम्बली के सरमाई सेशन के तीसरे दिन यह अनोखा एहतजाज लगाचल्ला के किसानों की हिमायत में किया गया। फार्मा विलेज के क़याम के लिए किसानों से राय हासिल करने के लिए पहुँचे कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर इस गाँव के किसानों ने हमला किया था। एक किसान की सेहत की खराबी पर इसको हथकड़ी लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने की तस्वीर के सामने आने के बाद BRS ने शदीद बरहमी का इजहार किया और आज BRS के लीडरान अपने हाथों में हथकड़ी लगाए और सियाह शख्स पहने असम्बली व कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों से इंसाफ और इन गिरफ्तार किसानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर लाखों तलबा की तायद में एहतजाज करने की हुकूमत को धमकी दी है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम की अजराई के मसले को उठाते हुए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम जारी नहीं की, जिसकी वजह से अक़लियतों समेत दीगर तबक़ात के बच्चों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग समेत कई पेशावराना कोर्सेज की तकमील के बाद भी तलबा को इनके सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि खानगी कॉलेजों के इंतजामिया भी फीस रिइंबर्समेंट की रकम न मिलने से परेशान है और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को भी मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रामाराव के जल्द या बदेर गिरफ्तार किए जाने के खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी काबीना के फार्मूला ई रेस में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज़ करने की इजाज़त दिए जाने की इत्तलात हैं। मुतबर ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने ज़ायद 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले काबीना इजलास में कहा कि हमने साबिक वजीर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए गवर्नर मिस्टर जिष्णुदेव वर्मा से मंजूरी हासिल कर ली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB फार्मूला ई रेसिंग के दूसरे ऑडिशन के इनेकाद के लिए 55 करोड़ रुपए के मुबीना खुर्द के सिलसिले में 1 या 2 दिन में FIR दर्ज कर सकती है। हैदराबाद के करीब मुजव्वज़ा नए चिड़ियाघर के लिए जगह का तयन अभी नहीं किया गया, क्योंकि ये मनसूबा अभी तक अपने तस्वुराती मरहले में है। इसका इंकिशाफ कानून साज असम्बली के इजलास के दौरान हुआ। सेशन के दौरान उठाए गए एक सवाल का जवाब देते तेलंगाना के वज़ीर सयाहत ने तस्दीक की कि चिड़ियाघर के क़याम का ख्याल ज़ेर गौर है, लेकिन अभी तक किसी मखसूस जगह का फैसला नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मनसूबे की तकमील के लिए अभी कोई टाइमलाइन तय नहीं की गई। साबिक वज़ीर और BRS MLA T हरीश राव ने वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का के इन तबसरों की तरदीद की है कि BRS हुकूमत ने मुफ्त बिजली के लिए 1 रुपया भी अदा नहीं किया। हरीश राव ने कानून असम्बली में कहा BRS हुकूमत के दौरान किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि बिजली महकमे को 65,000 करोड़ रुपये BRS हुकूमत की जानिब से अदायगी की गई, लेकिन भट्टी विक्रमार्का का गलत हिसाबात देकर असम्बली और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल के दौरान 1,27,208 करोड़ का खर्जा लिया और एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। इसके बरखिलाफ हमने अपने दौरे हुकूमत में आबपाशी के बहुत से मंसूबे बनाए। उन्होंने मशीन भगीरथा के जरिए ताज़ा पानी फ्राहम किया। BRS हुकूमत ने असासे बनाए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने कमीशन के लिए सिर्फ कर्ज लिया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने वनपर्ती जिले के जंगमाईपल्ली गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपए की दवाएं जब्त की। ये दवाएं गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। छापे के दौरान DCA की टीमों ने तकरीबन 42 अक़साम की दवाएं जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल है जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। DCA तेलंगाना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की दफात के मुताबिक अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फ़रोख्त के लिए ड्रग लाइसेंस जारी करता है। ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 साल तक है। शहर हैदराबाद के हयात नगर में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म की खुदकशी के वाक़े के खिलाफ इसके वालिदैन और अरकान ख़ानदान के साथ साथ तलबा तंजीमों में एहतजाज किया, जिसके नतीजे में हल्की कशीदगी फैल गई। मुज़ाहिरीन ने असातिज़ा और इंतज़ामिया की जानिब से हरासान करने और लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसी हरासानी की वजह से लड़के को इंतहाई कदम उठाना पड़ा। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ नारे लगाए और इंसाफ करने का मुतालबा किया। हयात नगर पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी। मुज़ाहिरीन के जज्बात को सर्द करते हुए एहतजाज को ख़त्म करवाया गया।
कांग्रेस कमेटी के इजलास में पार्टी के अक़लियती क़ायदीन ने इस वक्त शदीद हंगामा आरई की जब सीनियर लीडर हनुमंत राव ने कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन पर मजलिस को वोट देने का इल्ज़ाम आयद किया। गांधी भवन में यह इजलास तेलंगाना PCC सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें हैदराबाद के पुराने शहर के अक़लियती क़ायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर हनुमंत राव ने खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर के अक़लियती क़ायदीन कांग्रेस में रहते हुए मजलिस को वोट देते हैं। हनुमंत राव ने कहा कि आज तक पुराने शहर में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। हनुमंत राव के इन तबसरों पर अक़लियती क़ायदीन ने शदीद एतराज़ किया, जिसके नतीजे में PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने इनके हाथ से माइक छीन लिया, जिस पर नाराज होकर साबिक PCC सदर हनुमंत राव इजलास छोड़कर चले गए। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के केसरा मंडल में महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स हॉस्टल में तालिबात को चूहों ने काट लिया। ये वाक़या ताखिर से सामने आया। चूहों ने तालिबात पर इस वक्त हमला किया जब वो रात को सो रही थी। हॉस्टल के प्रिंसिपल ने इस वाक़े की वालिदैन को इत्तला नहीं दी। इस वाक़े पर बरहम साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तालिबात को चूहों के काटने, कुत्ते के काटने, सांप के काटने और बिजली के झटके से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की। हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में सर्दी की शदीद लहर जारी है। मंगल की सुबह अकल तरीन दर्ज हरारत आदिलाबाद में 5.9 डिग्री सेल्सियस और हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल को अकल तरीन दर्ज हरारत वाहिद अदद तक पहुँच गया। हैदराबाद के दीगर इलाकों बशमुल मारेटपल्ली, खुतबुल्लापुर, सरूनगर, अलवाल, बालानगर, मलकाजगिरी, शेखपेट, बहादुरपुरा और गोलकुंडे में अकल तरीन दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस था 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आज दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बहुत अहम है। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया गया, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में आइन पर बहस जारी रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल पेश किया। इस मौके पर मरकज पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा MP जयराम रमेश ने कहा कि मरकज का एक कौम एक इंतखाब पहला कदम और अगला नया आइन और दस्तूर में तब्दीली अगला कदम होगा। AIMIM के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि बिल मुल्क की तमाम इलाकाई जमातों को अकेले ही तबाह कर देगा। ये सिर्फ एक सुप्रीम लीडर की अना की तस्कीन के लिए बिल मुतारिफ कराया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर JDU के MP संजय कुमार झा ने कहा, हमने पहले भी कहा था कि हम इस बात को मुकम्मल हिमायत करते हैं कि लोकसभा और असम्बली इंतखाबात एक साथ होने चाहिए और JDU इस बिल की हिमायत करती है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने मंगल को कांग्रेस पार्टी की वन नेशन वन इलेक्शन तजवीज़ की मुखालिफत पर सख्त तनकीद की और उनके मौक़िफ़ को बेबुनियाद और मुतज़ाद करार दिया। किरण रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए पहल की अहमियत पर जोर दिया। रिजिजू ने सवाल किया कि कांग्रेस का कहना है कि एक मुल्क एक इंतखाब गैर आइनी है और इससे विफाकी ढांचे को नुकसान पहुँचता है। तब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, क्या नेहरू हुकूमत गैर आइनी थी जब 1947 के बाद 2 दहाइयों तक एक साथ इंतखाबात हुए? मौजूदा हुकूमत के तहत मुल्क की तरक्की पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 दहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत की और मुल्क को गरीब गुर्बत में ढकेल दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कौमी तरक्की के लिए ताउन करने के बजाय रुकावटें खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक मकामी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के पेश नज़र 14वीं सदी की अटाला मस्जिद के सर्वे का हुक्म देने से इनकार कर दिया, जिसमें इबादत गाहों के एक्ट के खिलाफ नए मुकदमों के इंदराज पर रोक लगा दी गई थी और हिदायत दी गई थी कि निचली अदालत किसी भी इबादतगाह के सर्वे से मुतालिक कोई अबूरी या हतमी हुक्म जारी न करे। सिविल जज JD सिटी जौनपुर सौदा शर्मा ने दाएं बाजू की एक तंजीम स्वराज वाहनी एसोसिएशन की तरफ से दायर दरखास्त पर कोई हुक्म देने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि अटाला मस्जिद असल में देवी अटाला का मंदिर है। दरखास्त में कहा गया कि इस मंदिर को 13वीं सदी के निस्फ आखिर में फिरोज तुगलक के हिंदुस्तान पर हमला करने के बाद मुनहदिम कर दिया गया था। नवमुंतखब कांग्रेस MP प्रियंका वाड्रा प्रियंका गांधी कई मसाइल पर इख्तराई अंदाज में एहतजाज कर रही हैं। प्रियंका गांधी जो कल फ़लस्तीन के लिखे हुए नाम के बैग के साथ पार्लियामेंट में आई थी, आज बांग्लादेश के लिखे हुए नाम के साथ बैग के साथ नजर आईं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों पर हमलों को रोकने का मुतालबा किया। वो पार्लियामेंट में एक बैग लेकर आए थे जिसमें लिखा था कि बांग्लादेश की अक़लियतों के साथ खड़ी हैं। अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामेंट भी इसी बैग के साथ पार्लियामेंट में आए। इस मौके पर उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में इन मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ इस मसले को पुरजोर अंदाज में उठाए।
बैक वक्त इंतखाबात से इनेकाद से मुतालिक वन नेशन वन इलेक्शन बिल मुतालिफ कराने से पहले हुकूमत ने मंगल को कहा कि तसव्वुर मुल्क के लिए नया नहीं है। इसने नोट किया कि आइन को अपनाने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और तमाम रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए गए। हुकूमत ने कहा कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के पहले आम इंतखाबात 1951 से 52 में एक साथ कराए गए। ये अमल 1957, 1962 और 1967 के बाद के 3 आम इंतखाबात तक जारी रहा। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मंगल को कहा कि हुकूमत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही है। इसके लिए मुख्तलिफ स्कीमें चल रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर ने लोकसभा को यह भी बताया कि किसानों की आमदनी मजदूरों से कम नहीं है। वक्फे सवालात के दौरान सप्लीमेंट्रीज का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि हुकूमत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही है। इस बात पर जोर दिया कि इस साल भी खाद की सब्सिडी में कोई कमी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को भिखारियों से पाक बनाने के लिए हुकाम ने सख्त इक़दामात का फैसला किया है। जिला इंतजामिया ने पहले ही भीख मांगने पर पाबंदी आयद कर रखी थी और अब भीख मांगने वालों की मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया गया। हुकाम ने कहा कि 1 जनवरी 2025 से जो शख्स भिखारियों को भीख देते हुए पकड़ा जाएगा, इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इंदौर को भिखारियों से पाक करने के इस इक़दाम का मकसद शहर में समाजी नज़्म व ज़ब्त कायम करना और भिखारियों की हालत को बेहतर बनाना है। इस सिलसिले में दिसंबर के आखिर तक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम शुरू की जाएगी ताकि लोग इस मसले के बारे में आगाह हो सकें। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाया इजलास से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन जमातों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की असल आइन की तमील पढ़ने का मशवरा देते हुए कहा कि खुद को सेकुलर कहने वाली जमातों को समझना हो कि एक आइन में राम और कृष्ण का तो जिक्र किया गया, लेकिन सेकुलर और सोशलिस्ट लफ्ज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के मुताबिक मंगल 17 दिसंबर 2024 को दिल्ली की हवा का मेयार मजीद बिगड़ गया, जिसकी सतह फिर से 400 के निशान को पार कर गई और शदीद ज़मरे में आ गई। मंगल की सुबह 7 बजे दिल्ली का हवा के मेयार का इंडेक्स 421 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी और अलीपुर समेत इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की कदर 400 से 470 तक थी, जो खतरनाक हवा के मेयार की निशानदही करती है। पुलिस ने बताया कि गुजरात के भावनगर जिले में मंगल की सुबह एक हाईवे पर एक निजी बस के एक डिम्पर ट्रक से टकराने के बाद 6 अफराद हलाक और तकरीबन 10 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस सुप्रिटेंडेंट हर्षद पटेल ने बताया कि हादसा सुबह 6 बजे के करीब तरापिच गांव के करीब इस वक्त पेश आया जब बस भावनगर से महुआ की तरफ जा रही थी। बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। एहलकार ने बताया कि हादसे में 6 अफराद हलाक हुए जबकि 8 से 10 दीगर जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज है, उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। हुक्काम के मुताबिक तसादुम इतना शदीद था कि बस का सामने वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उत्तर प्रदेश में आगरा के खंडोली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर पीर और मंगल की दरमियानी शब पेश आए एक हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक है। हादसे पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोगवार कुंभों से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों के मुनासिब इलाज की हिदायत दी। पुलिस ज़राए ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के 161वीं किलोमीटर पर रात तकरीबन 1:30 बजे एक ट्रक और एक कंटेनर के दरमियान टक्कर हुई, जिसकी वजह से कंटेनर गाड़ी एक्सप्रेसवे के दरमियान में आकर रुक गई। इसी दौरान पीछे से आने वाली कार रुकी और मुसाफिर नीचे उतरकर ड्राइवर और क्लीनर की खैरियत पूछने लगे। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक और कार ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल दिया। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC आज 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर सकती है। इस आलमी टूर्नामेंट के शेड्यूल का गुज़िश्ता कई दिनों से इंतजार था। आपको बताते चलें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से 2025 से होगा, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान ने तकरीबन 3 माह कबल इस टूर्नामेंट का ड्राफ्ट शेड्यूल ICC को भेज दिया था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच लाहौर में शेड्यूल किया था, लेकिन भारत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बाद BCCI और PCB के दरमियान तवील तनाज़ा चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21-22 दिसंबर को कुवैत का दौरा कर सकते हैं। PM मोदी के खलीजी मुल्क कुवैत के दौरे को कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। हाल ही में कुवैत के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान आए थे और वज़ीर-ए-आज़म को कुवैत के दौरे की दावत दी थी। इससे पहले साल 1981 में एक हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत का दौरा किया था। हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान 1961 में सफारती ताल्लुकात कायम है, जिसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतरीन रहे। हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों की एक बड़ी तादाद कुवैत में रहती है। खलीज ताउन कौंसिल GCC में कुवैत वाहिद मुल्क है जहाँ PM मोदी ने अभी तक दौरा नहीं किया। कुवैत इस वक्त GCC का चेयरपर्सन है। कुवैत के अलावा बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल है।
चीन के वजीर ख़ारजा वांग यी ने मंगल को कहा कि इनका मुल्क अफरा तफरी फैलाने वाली दहशतगर्द क़ुव्वतों के खिलाफ है और शाम की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और वहाँ इस्तेहकाम बहाल करने में मदद करेगा। वांग ने 2024 में बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल और चीनी सफारतकारी के मौजू पर मुनाक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त शाम की सूरत-ए-हाल अचानक बदल गई है। चीन शामी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि चीन दहशतगर्द क़ुव्वतों को अफरा तफरी फैलाने के मौके से फ़ायदा उठाने से रोकेगा और शाम की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की बहाली में मदद करेगा। शाम के साबिक सदर बशारुल असद का माजूली और वतन छोड़ने के बाद पहला रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने पहले बयान में उन्होंने दावा किया कि मुल्क शाम नहीं छोड़ना चाहते थे। रूसी फौज ने उन्हें वहां से निकालकर मास्को पहुंचा दिया। अपने फेसबुक पेज पर जारी किए गए बयान में बशारुल असद का कहना था कि 8 दिसंबर को दमिश्क में बागियों के दाखिल होने के चंद घंटों बाद उन्होंने दारुल हुकूमत छोड़ दिया था। बशारुल असद ने दावा किया कि वो रूसी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद अलस्किया में रूसी अड्डे पर पहुंचे थे, जहां से वो लड़ाई जारी रखना चाहते थे। बशारुल असद का कहना है कि जब ये अड्डा भी ड्रोन हमलों की जद में आया तो 8 दिसंबर की शब रूसियों ने इन्हें मास्को मुंतकिल कर दिया, जहां इन्हें सियासी पनाह दी गई। बशारुल असद का कहना है कि इन वाक़यात के दौरान मैंने कभी किसी भी लम्हे ओहदा छोड़ने या पनाह लेने पर गौर नहीं किया। मेरा मकसद दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई जारी रखना था। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।